नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उस मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं जो हर टैक्स पेयर के मन में घूमता रहता है। आखिर जो टैक्स हम भरते हैं उसका पैसा जाता कहाँ है, और इस इतने बड़े खजाने का असली बॉस यानी असली मालिक कौन है। आज हम डेटा, रिसर्च और एकदम सॉलिड फैक्ट्स के आधार पर केंद्रीय बजट 26-27 के एक हिस्से को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए टैक्स के पैसों के सफर पर निकलते हैं। आज के हमारे इस सफर का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम फंड और उसके मालिक की बात करेंगे, फिर समझेंगे कि शुरुआती 50% खर्च कहाँ होता है, उसके बाद बाकी बचे बजट का डिस्ट्रीब्यूशन, कर्ज और राज्यों की भूमिका देखेंगे, और अंत में बात करेंगे पारदर्शिता की। कुल मिलाकर 53.47 लाख करोड़ रुपए के इस पूरे गणित को आज आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी संवैधानिक नियम से शुरुआत करते हैं। ये फंड आखिर रखा कहाँ जाता है? रोजमर्रा की बहसों में ये सवाल अक्सर उठता है। हम डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, कोई छोटी सी चीज भी खरीदते हैं तो टैक्स कटता है, लेकिन ये सब जमा किस तिजोरी में होता है? इसका जवाब हमारे संविधान में ही लिखा है। दिखने वाले और न दिखने वाले ये सभी टैक्स मुख्य रूप से भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 266 के मुताबिक भारत सरकार की सारी कमाई, लिए गए लोन और लोन की रिकवरी से मिला सारा पैसा इसी फंड में जमा होता है। और सबसे खास बात, संसद की कानूनी अनुमति के बिना इस फंड से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। अब जरा इस ट्रस्टी वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लोकतांत्रिक नजरिए से देखें तो इस फंड का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि भारत की जनता है। सरकार, हमारी संसद और वित्त मंत्रालय असल में मैनेजर्स या संवैधानिक ट्रस्टी की तरह काम करते हैं। पैसा पूरी तरह से जनता का है और ये संस्थाएं इस पैसे को सही जगह लगाने के लिए नियुक्त की गई हैं। इस फंड को खर्च करने का एक बहुत ही सख्त लोकतांत्रिक प्रोसेस है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है, फिर संसद में विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, जिससे इस संचित निधि से पैसे निकालने की कानूनी इजाजत मिलती है। इसके बाद अलग अलग मंत्रालय उस पैसे को खर्च करते हैं और लास्ट में CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस पूरे खर्चे का कड़ाई से ऑडिट करते हैं। अब आते हैं इसके असली गणित पर। चलिए देखते हैं कि इस भारी भरकम खर्चे का पहला आधा हिस्सा आखिर जा कहाँ रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हमारा अनुमानित कुल केंद्रीय खर्च है 53,47,315 करोड़ रुपए। जाहिर है यह एक बहुत ही विशाल रकम है, लेकिन इसका बंटवारा कैसे किया जाता है? अब इस गणित को जरा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत दिलचस्प है। रक्षा यानी डिफेंस पर जाता है 14.67%, गृह मामलों पर 4.77%, शिक्षा पर 2.6% और स्वास्थ्य पर 1.99%। अगर हम इन चारों को जोड़ लें तो ये होता है 24.03%। अब इसमें 26% का वो हिस्सा जोड़िए जो ब्याज चुकाने में जाता है। कुल मिलाकर हो गया 50%, यानी हमारे पूरे राष्ट्रीय बजट का ठीक आधा हिस्सा तो केवल इन कुछ चुनिंदा कैटेगरीज में ही चला जाता है। ठीक है, तो अगर 50.03% हिस्सा निकल गया तो बाकी बचे लगभग 49.97% बजट का क्या होता है? आइए इस लेजर के दूसरे पन्ने को पलटते। ये रहा बाकी बचे 49.97% का पूरा हिसाब किताब। सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए लगभग 5.80% रखा गया है। रेलवे को मिलता है 5.26%। खाद्य और सार्वजनिक वितरण में 4.48% जाता है। पेंशन के लिए 5.54% और कुल सब्सिडी पर 8.50% खर्च होता है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 18.51% राज्यों को केंद्रीय योजनाओं और ट्रांसफर के रूप में दिया जाता है। याद रहे, इसके अलावा केंद्र की जो कमाई होती है उसमें से राज्यों को टैक्स का एक बड़ा हिस्सा अलग से भी जाता है। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले मुख्य इंजन हैं। इस क्षेत्र में होने वाला 5.80% का कैपिटल एक्सपेंडिचर देश के विकास के लिए बेहद क्रूशल है। इसी तरह रेलवे हमारी लाइफलाइन है और ये भी बचे हुए फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेता है। देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए ये 5.26% का निवेश बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम उन कुछ दावों और मिथकों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होते हैं, खासकर कर्ज को लेकर।
एक बहुत कॉमन दावा है कि जो 26% पैसा हम ब्याज में दे रहे हैं वो विदेशी लेंडर्स के पास जा रहा है और देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन असलियत कुछ और है। भारत सरकार का ज्यादातर कर्ज हमारे घरेलू बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से होता है। विदेशी कर्ज इसका बहुत ही छोटा हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 14,04,000 करोड़ का ब्याज मुख्य रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ही घूमता है। इसी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को लेकर भी अक्सर अधूरी पिक्चर पेश की जाती है। अभी हमने देखा कि केंद्रीय बजट में शिक्षा 2.60% और स्वास्थ्य 1.99% मिलाकर 4.59% होते हैं। लेकिन हमारा देश एक संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम पर चलता है। राज्य सरकारें अपने खुद के बजट से इन दोनों सेक्टर्स में बहुत भारी निवेश करती हैं। तो पूरे भारत का असली सार्वजनिक खर्च सिर्फ केंद्र के बजट से कभी नहीं मापा जा सकता। अब हम अपने इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, पारदर्शिता और जनता का कल्याण। सोशल मीडिया पर एक और दावा बहुत चलता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बजट का 50% हिस्सा तो भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार वाकई एक गंभीर समस्या है, लेकिन 50% वाले इस विशिष्ट दावे का कोई प्रमाणिक राष्ट्रीय मैक्रो डेटा मौजूद नहीं है। न तो CAG की रिपोर्ट में और न ही PRS के डेटा में ऐसा कुछ साबित होता है। किसी भी व्यवस्था में ऐसे गंभीर आरोप को साबित करने के लिए हवाई बातें नहीं बल्कि ठोस सबूत चाहिए होते हैं, जैसे CAG रिपोर्ट्स, RTI के जवाब, टेंडर रिकॉर्ड्स या कोर्ट के आधिकारिक दस्तावेज। अंत में बात वहीं आ जाती है कि बजट का असल मकसद क्या है। संसद की अनुमति का सही संवैधानिक अर्थ यही है कि ये पैसा जनता का है, इसलिए इसका हर एक रुपया कानून के दायरे में पूरी पारदर्शिता के साथ जनता की बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, पानी और सम्मान पर सबसे पहले खर्च होना चाहिए। तो आज हमने इस 53.47 लाख करोड़ के सफर को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। हमने जाना कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और इस पूरे सिस्टम का असली बॉस कौन है। अब एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इस खजाने के असली मालिक होने के नाते हम इस सिस्टम से और बेहतर जवाबदेही की मांग कैसे कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुस्तमे हिंद सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक। हमारा संकल्प, आपके अधिकार, आपकी आवाज। ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाएं और बदलाव की प्रेरणा दें। रुस्तमे हिंद के साथ हर पल रहें अपडेटेड। हमारे परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, कोई खबर ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ब्रेकिंग न्यूज की तुरंत खबर ज्वाइन करें, खास कवरेज का हिस्सा बने। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, सच्चाई को फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, X और वेबसाइट है रहnews.com। आइए सच्चाई और जागरूकता की यात्रा में साथ चलें।